हम अक्सर देखते हैं ना कि आजकल की जिंदगी मतलब एक बहुत ही तेज भागती हुई ट्रेडमिल जैसी हो गई है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी ट्रेडमिल जहां हर इंसान बस दौड़े ही जा रहा है। सही कहा। और हमारी नजरें बस सामने वाले उस अदृश्य डिजिटल डिस्प्ले पर टिकी होती हैं कि सैलरी कितनी बढ़ी, घर कितना बड़ा हुआ, या बैंक बैलेंस में कितने जीरो जुड़े, या फिर सोशल मीडिया पर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ वो भी। मतलब हम थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, अंदर से एकदम खाली महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं क्योंकि आसपास के बाकी लोग भी तो भाग रहे हैं। एक अजीब सा डर होता है अंदर। बिल्कुल, एक डर कि अगर ट्रेडमिल से उतरे तो कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर कोई इंसान अचानक से उस ट्रेडमिल का स्विच ऑफ कर दे तो क्या होगा? स्विच ऑफ मतलब पूरी तरह से रुक जाना। हाँ, कोई जो शांति से उस ट्रेडमिल से नीचे उतरे और एकदम से बोल दे कि मुझे अब और नहीं दौड़ना, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अगर देखा जाए तो समाज के नजरिए से थोड़े डरा देने वाली कल्पना है। डरा देने वाली क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस ट्रेडमिल को छोड़ता है तो वो सिर्फ एक दौड़ नहीं छोड़ रहा होता, वो असल में समाज के उन सारे तय किए गए पैमानों को खारिज कर रहा होता है जो बताते हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है। सही बात है। हमारे आसपास का पूरा सिस्टम इसी बात पे तो टिका है कि इंसान हमेशा कुछ और कुछ बेहतर की तलाश में रहे। हमेशा कुछ और कुछ बेहतर। अगर आप संतुष्ट हो गए तो लोग मान लेते हैं कि आप में महत्वाकांक्षा ही नहीं है। लोग तुरंत जज करने लगते हैं। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में ना हम ठीक ऐसे ही एक इंसान के दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं जी। इसे आप एक निजी मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। इस स्रोत का नाम है द परस्यूट ऑफ पीस एंड पार्टनरशिप, मतलब शांति और साझेदारी की खोज। बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है ना? जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये महज जीवन साथी ढूंढने का कोई आम सा प्रोफाइल है, लेकिन गहराई में जाने पर समझ आया कि ये तो पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। इस दस्तावेज को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये इंटेंशनल लिविंग का बहुत बड़ा उदाहरण है। इंटेंशनल लिविंग मतलब पूरी जागरूकता के साथ चुनी गई जिंदगी। हाँ एकदम सही, पूरी जागरूकता और अपने स्पष्ट इरादे के साथ जीना। ये स्रोत सीधे तौर पर हमारे उन सामाजिक नियमों को चुनौती देता है जिन्हें हम बिना सोचे समझे बस मान लेते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं या सिर्फ समाज की थोपी गई उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं। तो चले इस प्रोफाइल के कुछ ठोस तथ्यों को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये इंसान असल में कर क्या रहा है। बताइए क्या क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ हमारे पास एक 40 साल के व्यक्ति की कहानी है जो लखनऊ में अपने खुद के 4 मंजिला घर में रहते हैं। अच्छा, लखनऊ में? हाँ, और इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इन्होंने अपनी एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब को, मतलब भारी भरकम सैलरी वाली नौकरी को जानबूझकर छोड़ दिया है। ये जानबूझकर शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। बिल्कुल। और इसके पीछे जो कारण इन्होंने बताए हैं वे बहुत ही स्पष्ट हैं। इन्होंने लिखा है कि इन्हें शांति, आजादी, परवाह, समाज के प्रति योगदान और एक स्वस्थ मानसिकता चाहिए। मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कॉर्पोरेट करियर की रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जी, पूरी तरह से अलविदा कह दिया। देखिए, यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो यही है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिस्टम में फेल हो गया हो। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो। बिल्कुल नहीं। इन्होंने उस तथाकथित सफलता को हासिल किया, उसके शिखर तक पहुंचे, उसे जिया और फिर खुद ये फैसला किया कि अब इसकी कीमत उनके मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। लेकिन जब हम इनके आज के हालात देखते हैं ना तो वो थोड़े चौंकाने वाले लगते हैं। ऐसा क्या है उनके आज के हालात में? इन्होंने अपने घर के 3 फ्लोर किराए पर दिए हुए हैं, जिससे इन्हें महीने के सिर्फ 15,000 रुपए की रेंटल इनकम आती है। सिर्फ 15,000? हाँ, इसके अलावा इनके पास एक कार है और घर पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। और ये कभी कभी 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को जो जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाते हैं। अच्छा। और बस यही इनकी दुनिया है। अब यहाँ मैं एक एनालॉजी सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। मुझे ना ये पूरी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे कोई इंसान एक बहुत बड़ी, शानदार और एकदम सुरक्षित क्रूज शिप पर सफर कर रहा हो।
जहाँ हर सुख सुविधा हो। हाँ, बुफे है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है, और अचानक वो तय करे कि उसे इस क्रूज शिप से उतरकर एक छोटी सी लाइफ बोट में बैठना है। बाप रे। वो भी एक ऐसी लाइफ बोट जिसमें कोई आधुनिक इंजन नहीं है, बस हाथों से चलाने वाले चप्पू हैं। मेरा मतलब है, आज के इस दौर में जहाँ महंगाई आसमान छू रही है, शहरों में रहना इतना महंगा हो गया है, हाँ ये तो है। वहाँ सिर्फ 15,000 रुपए महीने की नियमित आय पर निर्भर रहना, क्या ये एक बहुत बड़ा और गैर जिम्मेदाराना रिस्क नहीं लगता? मतलब एक तरह से ये तो आर्थिक आत्महत्या जैसा महसूस होता है मुझे। एनालॉजी बहुत दिलचस्प है आपकी, लेकिन चलिए इस लाइफ बोट की इंजीनियरिंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा। जिसे बिना इंजन की लाइफ बोट समझा जा रहा है, वो असल में बहुत ही कैलकुलेटेड है और इन्फ्लेशन प्रूफ यानी महंगाई से पूरी तरह सुरक्षित डिजाइन है। वो कैसे? 15,000 में महंगाई से कैसे बच सकते हैं? ध्यान दीजिए, आपने कहा कि उनके पास लखनऊ जैसे टियर 2 शहर में खुद का 4 मंजिला घर है। हाँ, घर तो है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके जीवन से किराए का खर्च हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आज के समय में लोगों की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? EMI या फिर घर के किराए में ही जाता है। ये तो सच है, हाउसिंग सबसे बड़ा खर्च होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, उनके पास 5 किलोवाट का सोलर पैनल है। ओहो, मतलब बिजली का बिल भी नहीं आता होगा। एकदम सही। बिजली का बिल भी 0 या ना के बराबर है। जीवन की जो सबसे बड़ी बुनियादी जरूरतें और निश्चित खर्च होते हैं, जैसे मकान और बिजली, वो उन्होंने पहले ही सुरक्षित कर लिए हैं। अब समझ आ रहा है। इसलिए वो जो 15,000 रुपए है, वो सिर्फ उनके रोजमर्रा के खाने पीने और बुनियादी रखरखाव के लिए है। ये तो बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग है। इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अलग और उच्च स्तर कह सकते हैं। आमतौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग का लक्ष्य क्या होता है? अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, हाँ, पैसे से पैसा बनाना। लेकिन यहाँ इस व्यक्ति ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपना समय और अपनी आजादी खरीदने के लिए किया है। ये नजरिया तो वाकई चीजों को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है ना? मतलब वो 15,000 रुपए महज एक छोटी सी रकम नहीं है, बल्कि वो उस आजादी की कीमत है जिसके बल पर वो अपनी मर्जी के मालिक है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो 21वीं सदी में सबसे बड़ा लग्जरी कोई बड़ा घर या बहुत महंगी कार नहीं है, बल्कि एक खाली कैलेंडर है। अपनी सुबह का खुद मालिक होना ही सबसे बड़ी अमीरी आज की डेट में। बहुत खूब कहा आपने। और यहाँ जो वो JEE और नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उसके पीछे भी एक गहरा तंत्र काम कर रहा है। वो कैसे? वो इसे पैसों की सख्त जरूरत के लिए नहीं कर रहे। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया का तनाव अक्सर निरर्थक होता है। ऑफिस की राजनीति, वो बेमतलब की मीटिंग्स, हाँ, जिनका कोई आउटपुट नहीं निकलता, और ऐसे लक्ष्य जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। लेकिन बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाना एक तरह की दिमागी संतुष्टि देता है। अच्छा, जिसे हम कॉग्निटिव रिवॉर्ड कहते हैं। यह उनके दिमाग को सक्रिय रखता है और समाज के प्रति उनके योगदान वाले मूल्य को भी पूरा करता है, वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी के। लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा उलझ रही हूँ। क्या हुआ? एक तरफ तो ये व्यक्ति कॉर्पोरेट दुनिया के तनाव से दूर भाग रहा है, और दूसरी तरफ वो JEE और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा है। हाँ, हम सब जानते हैं कि भारत में इन परीक्षाओं का सिलेबस और इनका जो पूरा माहौल है, वो कितना ज्यादा दबाव वाला होता है। क्या ये अपने आप में एक अलग तरह का स्ट्रेस नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है आपका। यहाँ हमें मनोविज्ञान के 2 अहम शब्दों को समझना होगा। एक है डिस्ट्रेस और दूसरा है यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। हाँ, डिस्ट्रेस वह नकारात्मक तनाव है जो हमें तब होता है जब चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे कोई बुरा बॉस हो या आप पर जबरदस्ती थोपा गया कोई काम हो। हाँ, जिससे चिड़चिड़ाहट होती है। बिल्कुल। वही यूस्ट्रेस वह सकारात्मक तनाव है जो हमें तब मिलता है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण काम को अपनी मर्जी से करते हैं। अच्छा, जैसे कोई मुश्किल पजल सॉल्व करना। एकदम सही। या किसी बच्चे को एक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाना। पढ़ाना उनके लिए यूस्ट्रेस है। यह उन्हें थकाता नहीं है, बल्कि उनके जीवन को एक उद्देश्य देता है। ये उद्देश्य वाली बात मुझे इस दस्तावेज के सबसे बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाती है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर कोई इंसान इतनी शिद्दत से अपनी आजादी और शांति खरीदता है, तो हम आमतौर पर कल्पना करते हैं कि वो एक लोन वुल्फ जैसी जिंदगी जी रहा होगा। मतलब एकदम अकेला। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसे कोई लगाव नहीं चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, बस अपना अकेलापन चाहिए। लेकिन इस प्रोफाइल में एक जानकारी है जो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। अच्छा। इन्होंने एक 14 साल के लड़के को अडॉप्ट किया है।
मतलब गोद लिया है। हाँ, ये इस पूरे मैनिफेस्टो का सबसे गहरा और सबसे भावनात्मक हिस्सा है। एक टीनेजर को गोद लेना मतलब 14 साल का बच्चा कोई छोटा शिशु तो होता नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से डाल सके। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी अपनी एक पहचान बन रही है। एक टीनेजर तो खुद में ही एक चलता फिरता प्रेशर कुकर होता है। सही बात है। उसमें हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, पढ़ाई का दबाव है, अपनी पहचान की तलाश है। एक तरफ तो इस व्यक्ति को किसी का भी नियंत्रण नहीं चाहिए, पूरी स्वतंत्रता चाहिए, और दूसरी तरफ इसने एक सिंगल फादर के रूप में इतनी बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी खुद अपने सिर ले ली है। आजादी और पेरेंटिंग का ये जो मेल है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक साथ कैसे काम करता है? ये विरोधाभासी इसलिए लगता है क्योंकि हम समाज के रूप में आजादी की परिभाषा को अक्सर गलत समझते हैं। गलत समझते हैं मतलब? हमें लगता है कि आजादी का मतलब है हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, बस हवा में तैरना। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल में बिना जिम्मेदारी की आजादी इंसान को एकदम खोखला और अर्थहीन बना देती है। सच्ची आजादी का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये चुनने की ताकत होना है कि आप कौन सी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं। मतलब थोपी गई जिम्मेदारी और खुद चुनी गई जिम्मेदारी के बीच का अंतर। सटीक। जब कोई जिम्मेदारी हम पर थोपी जाती है तो वो हमें बोझ लगती है, लेकिन जब हम उसे अपने मूल्यों के आधार पर खुद चुनते हैं तो वो जीवन को एक अर्थ देती है। हाँ, ये बात तो है। एक 14 साल के बच्चे को अडॉप्ट करने का मतलब है डायपर बदलने वाले दौर से सीधे एक मेंटर या मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाना। इस व्यक्ति ने शुरुआत में ही परवाह और समाज के प्रति योगदान को अपने जीवन का आधार बताया था ना? जी बिल्कुल। तो ये बच्चा उन मूल्यों का एक जीवंत प्रमाण है। प्रोफाइल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये बच्चा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात पर कोई भी समझौता संभव नहीं है। ये दिखाता है कि उन्होंने शांति का मतलब एक खाली या शून्य जीवन नहीं निकाला है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां वो सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनी ऊर्जा देते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती हैं। सही कहा। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जरूरतों को बिल्कुल सीमित कर लिया है, जो 15,000 की नियमित आय और अपनी चुनी हुई आजादी में खुश है, जिसका एक 14 साल का बेटा है और जिसने पिछले 20 सालों से अकेले ही अपने पूरे जीवन को मैनेज किया है। उसने अपने लिए एक बेहद शांत और सुलझी हुई दुनिया बना ली है। अब यहाँ आता है सबसे मुश्किल काम। ऐसी पूरी तरह से सेट दुनिया में किसी नए इंसान को, मतलब एक पार्टनर को शामिल करना। ये किसी भी इंसान के जीवन का सबसे संवेदनशील और मैं कहूँगा सबसे चुनौतीपूर्ण कदम होता है। बहुत चुनौतीपूर्ण। जब कोई अपने लिए एक सुरक्षित और एकदम शांत बुलबुला बना लेता है तो किसी और को उस बुलबुले के अंदर आने की इजाजत देना ये एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। क्योंकि दूसरा इंसान अपने साथ अपनी आदतें भी लाएगा। हाँ, अपनी आदतें, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, वो सब लेकर आता है। और शायद यही वजह है कि उनकी एक पार्टनर ढूंढने की जो अप्रोच है वो बहुत ही सीधी, एकदम बेबाक और स्पष्ट है। क्या लिखा है उन्होंने इसके बारे में? इन्होंने लिखा है कि इन्हें एक ऐसी महिला पार्टनर चाहिए जो इनकी खुशियों को बढ़ाए, ना कि उसे डिस्टर्ब करे। पार्टनर समझदार हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो, मतलब इमोशनली स्टेबल हो, सकारात्मक और जमीन से जुड़ी हुई हो। बहुत स्पष्ट मांगे हैं। हाँ, और पैसों के लिए बेवजह का दबाव ना डाले और इनके काम में दखलंदाजी भी ना करे। अगर आप इस क्राइटेरिया को ध्यान से देखें ना, तो ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जिसने दुनिया देखी है। अच्छा। वो अब किसी दिखावे या फैंटेसी वाली दुनिया में नहीं जीना चाहता। उसे बस एक ऐसा साथी चाहिए जो उसकी उस शांति की कद्र करे जिससे उसने इतनी मेहनत से अपने लिए हासिल किए। लेकिन बताएं, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये किसी रोमांस की शुरुआत कम और किसी स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढने का जॉब डिस्क्रिप्शन ज्यादा लगा। जॉब डिस्क्रिप्शन? हाँ, मतलब इंसान के रिश्ते इतने ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होते ना। रिश्ते बहुत उलझे हुए होते हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, झगड़े होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल। अगर उम्मीदें पहले से ही इतनी सख्त है और नियम इतने मजबूती से तय हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, तो क्या ऐसे रिश्ते में किसी भी तरह की सहजता या रोमांस के लिए कोई जगह बचती भी है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, लेकिन हमें इसे उम्र और अनुभव के चश्मे से देखना होगा। हम एक 40 साल के इंसान की बात कर रहे हैं। उम्र का तकाजा। 20 या 25 साल की उम्र रोमांस का मतलब शायद भव्य सरप्राइज देना,
लगातार फोन पर बातें करना और एक दूसरे में एकदम खो जाना होता है। उस उम्र में तो ड्रामा भी रोमांस का हिस्सा लगता है। हाँ, वो टीनेज वाला प्यार। लेकिन 40 की उम्र में, और खासकर तब जब आपने 20 साल अकेले सब कुछ मैनेज किया हो, रोमांस की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाती है। तो फिर इस अनुभव के बाद रोमांस क्या रह जाता है? ऐसे इंसान के लिए रोमांस का मतलब है एक शांतिपूर्ण साथ, एक पीसफुल कंपेनियनशिप। हाँ, रोमांस का मतलब है कि आप एक कमरे में साथ बैठे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सा सुकून है। मतलब कोई खामोशी चुभ नहीं रही है। एकदम सही। कोई ऐसा इंसान जिसके सामने आपको अपने शांत रहने की वजह न समझानी पड़े। और जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा लग रहा है ना, वो असल में सामने वाले को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि बहुत गहरी पारदर्शिता है। ट्रांसपेरेंसी। हाँ, वो शुरुआत में ही अपने और सामने वाले के समय की इज्जत कर रहा है। वो नहीं चाहता कि बाद में कोई गलतफहमी हो। ये तो बहुत ही परिपक्व नजरिया है। एक और लाइन है इस प्रोफाइल में जिसने मुझे सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी लाइन? उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लिखा है, अब 40 की एज में तो नहीं है कि कोई आएगा तो खाली हाथ आएगा, वो भी कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। ओहो, ये इस पूरे दस्तावेज की सबसे यथार्थवादी और सबसे समझदारी भरी लाइनों में से एक है। बिल्कुल। इसे पढ़कर लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो महिला उनके जीवन में आएगी उसकी भी तो एक पिछली जिंदगी रही होगी ना। बिल्कुल रही होगी। उसके भी अपने अनुभव होंगे, शायद कोई पिछला रिश्ता रहा हो, अपनी कुछ बचत होगी या अपने कुछ जिम्मेदारियां और कोई इमोशनल बैगेज होगा। हाँ, वो इस बात की कोई झूठी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कोई एकदम कोरी स्लेट लेकर आएगा उनके पास। ये एक तरह का रैडिकल एक्सेप्टेंस है। सही कहा आपने। वो रिश्ते को किसी परियों की कहानी की तरह नहीं देख रहे, बल्कि दो वयस्कों की एक बहुत ही ठोस साझेदारी की तरह देख रहे हैं। यही कारण है कि इसे को फाउंडर ढूंढने जैसा कहा जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक अर्थ में। वे चाहते हैं कि दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करें, जहां दोनों का सम्मान हो, जहां म्यूचुअल सॉवरेनिटी हो, मतलब एक दूसरे की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान हो। इन्होंने साफ लिखा है, मैं अपने मन से कुछ न कुछ अच्छा ही करूंगा, अगर वो प्रेशराइज करेगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। दबाव नहीं चाहिए उन्हें। उनका मानना है कि जो काम अंदर की प्रेरणा से किया जाता है वही टिकाऊ होता है। बाहरी दबाव हमेशा रिश्ते को खराब ही करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो आज हमने एक ऐसे इंसान के दिमाग को समझा है जिसने उस ट्रेडमिल को जानबूझकर बंद कर दिया है जिस पर पूरी दुनिया बस आंख मूंद कर भाग रही है। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसने समाज के तय किए गए सफलता के पैमानों को पूरी तरह खारिज कर दिया, एक हाई पेइंग जॉब को छोड़ दिया और सिर्फ 15,000 रुपए की नियमित रेंटल इनकम पर अपनी आजादी और मानसिक शांति को सुरक्षित कर लिया। और साथ ही जिसने हमें ये भी सिखाया कि आजादी का असली मतलब जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट था। बल्कि एक 14 साल के बच्चे को अपनाकर अपनी चुनी हुई जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना है। और अब वो अपने सुरक्षित और अर्थपूर्ण जीवन में एक ऐसी जमीन से जुड़ी हुई पार्टनर को शामिल करना चाहता है जो उनके इन मूल्यों को समझ सके, जो रिश्ते में नियंत्रण नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण साझेदारी ढूंढ रही हो। सही कहा। ये पूरा दस्तावेज ना सूचनाओं की इस अंधाधुंध बाढ़ और भागदौड़ के दौर में हम सबको एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन को देखने का मौका देता है। बहुत जरूरी है ये आज के समय में। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो हमें असल में वो दे रहा है जिसकी हमें तलाश है? हम सब किसी न किसी दौड़ का हिस्सा हैं। कोई प्रमोशन के लिए भाग रहा है, कोई बड़े घर के लिए भाग रहा है। लेकिन इस पूरी प्रोफाइल पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। और वो सवाल क्या है? मुझे लगता है कि ये सवाल हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो आज किसी डेस्क पर बैठकर काम कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम वाकई एक बेहतर जीवन बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, या हम सिर्फ उस लाइफस्टाइल का खर्च उठाने के लिए भाग रहे हैं जिससे बचने के लिए ही हमें बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। जरा कल्पना करें, अगर कल सुबह हमारी बुनियादी जरूरतों का खर्च महज 15,000 रुपए हो जाए और हम पर सफलता साबित करने का कोई सामाजिक दबाव ही ना रहे, तो कल सुबह उठकर हम असल में क्या करना चाहेंगे? सच में ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हम में से कोई सच में इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिख सके? असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि उस कमाई के बदले हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा बेच रहे हैं। बहुत ही सही बात कही आपने।
इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए दस्तावेज और एक नए नजरिए के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपनी अपनी ट्रेडमिल की स्पीड पर जरूर नजर रखें।